अनअकैडमी लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UGC नेट 12+2. That means buy 12 month subscription and get 2 month subscription free, only valid for plus subscription. तो ध्यान दीजिएगा, मतलब आप 12 महीने का जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, ठीक। और ये केवल प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए है, मतलब आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पे ही ये स्कीम काम करेगा। और ये ऑफर की वैलिडिटी जो है 28 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक ही है। तो अगर आप मेगा ऑफर का फ़ायदा लेना चाहते हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC नेट के लिए और आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो इस ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके इस मेगा ऑफर के बारे में जान सकते हैं और ले भी सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। एस्को माइकोटिना खत्म हो गया, अब हम आते हैं सीधे बेसिडियो माइकोटिना में, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं और जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका यूस्टिलागो है, पक्सिनिया एक्सेट्रा है, ठीक है। और बहुत सारे टाइप के स्पोर्स वगैरह हैं और ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आपको आज लेक्चर देते हैं बेसिडियो माइकोटिना पे। जैसे कि मैंने आपसे बताया था, जो मेन क्लासेस हैं उस पर हम लेक्चर्स नहीं देंगे, हम मेनली अपना फोकस रखेंगे मेंबर्स पे, क्योंकि मेंबर्स हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स हम पढ़ लेते हैं, ठीक। तो बेसिडियो माइकोटिना को मोस्ट एडवांस फंजाई बोला जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब जनरल कैरेक्टर्स आप पढ़ते हैं फंजाई का, तो वहां पे आपको बताया जाता है कि इसमें सेक्सुअलिटी जो होता है डीजनरेट होता जाता है जब हम एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं। जो लोअर फंजाई है वहां पे आपको सेक्स जो ऑर्गन्स है वो आपको वेल फंक्शन और जो होता है अच्छे से मतलब बनता हुआ दिखता है, फंक्शनल होते हैं, बनते भी हैं। एंथीडियम आर्चिगोनियम की बात करें और अगर हम बात करें हायर फंजाई लाइक बेसिडियो माइकोटिना, तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि डीजनरेशन देखने को मिलती है, मतलब सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, ठीक। तो ये जो बेसिडियो माइकोटिना है मोस्ट एडवांस फंजाई है। मोस्टली यहाँ पे पैरासाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे यूस्टिलागो, पक्सिनिया जो आप पढ़ते हैं वो पैरासाइट्स ही हैं। तो इसीलिए जो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और आप इनके बारे में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। जो पैरासाइट्स नहीं होते हैं, सैप्रोफाइट्स रहते हैं, उनको हम ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली आप देखेंगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि वो डेड जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर ग्रो करते हैं, तो हमारे ज़्यादा कंसर्न के लिए रहते नहीं हैं। जब आपका कोई भी जैसे क्रॉप प्लांट्स हो, ठीक, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ओट हो गया, बार्ले हो गया, इन सब स्पीसीज पे जो डिजीज कॉज करते हैं वो हमारे ज्यादा कंसर्न के लिए हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे इनका जो है जो इन पे मेंबर्स है बेसिडियो माइकोटिना के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये मोस्टली पैरासाइट्स हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स भी होते हैं लाइक एगरिकस आप जानते हैं बहुत कॉमन है, और पॉलीपोरस, ये सब सेप्रोफाइट्स भी हैं। तो वही है, कुल मिला के ये टोटली यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे पैरासाइट्स हैं, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। तो सेप्रोफाइट्स कोई पूछे आप एगरिकस और पॉलीपोरस बता दीजिएगा। अब मैं आता हूँ इस पे, एक टेलियोमाइसीट्स इसका क्लास है। टेलियोमाइसीट्स में ही आपके दोनों यूस्टिलागो और पक्सिनिया हैं, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा टेलियोमाइसीट्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं इनके पैरासिटिक होते हैं, माइसीलियम, क्योंकि ये हायर फंजाई में माइसीलियम सेप्टेशन होता जाता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। पर बेसिडियो माइकोटिना का एक कैरेक्टर जब आप जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं कि यहाँ पे डॉलीपोर सेप्टम होता है, मतलब जहाँ पे जैसे माइसीलियम में सेप्टेशन होता है तो वहां पे पोर्स होते हैं और पोर के आसपास पैरेंथेसिस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे डॉलीपोर सेप्टम पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं। पर यहाँ पे आपको यूस्टिलागो और पक्सिनिया दोनों में जो है जो पोर देखने को मिलेंगे वो सिंपल पोर ही होते हैं, दैट मीन सिंपल सेप्टा, वो वहां पे डॉलीपोर नहीं पाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो बेसिडियो माइकोटिना का कॉमन कैरेक्टर है कि यहाँ पे डॉलीपोर सेप्टम होता है, वो आपका यूस्टिलागो और पक्सिनिया से एब्सेंट होता है। और यहाँ पे बेसिडियो स्पोर जो होते हैं बोला गया है टेलियोमाइसीट्स में नहीं बनते हैं, पर आगे अभी आप देखेंगे यूस्टिलागो में बनता है। और यहाँ पे ये थिक वॉल्ड बाइन्यूक्लिएट रेस्टिंग स्पोर बनता है, जिसे हम टेलियोस्पोर बोलते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं टेलियोमाइसीट्स के अंदर, यूस्टिलेजिनेज जिसे हम स्मट फंजाई बोलते हैं और यूरिडिनेज जिसे हम रस्ट फंजाई बोलते हैं। तो स्मट मतलब जैसे सूटी स्ट्रक्चर ब्लैक जो आप देखते हैं ब्लैक कार्बन वाला वैसा, तो स्मट फंजाई हो जाएगा, ठीक है, ब्लैकिश ब्लैकिश आपको देखने को मिलेगा। और रस्ट जैसे कि रस्ट आप देखते हैं किसी में चीज में जंग लग जाती है तो वैसा रस्टी अपीयरेंस होता है, तो वो यूरिडिनेज में आते हैं। एग्जाम्पल पक्सीनिया, स्मट फंजाई का एग्जाम्पल आपका यूस्टलैगो हो गया। अब आप जो है टेलियोमाइसीट्स का कैरेक्टर वैसे छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट आपको ये मेंबर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूस्टलैगो पे आ जाते हैं जो कि यूस्टलेजिनेज से ऑर्डर से बिलोंग करता है। अब जो यूस्टलैगो है पूरे वर्ल्ड में करीब, यूस्टलैगो क्या है, यूस्टलैगो की स्पीशीज नहीं है, यूस्टलैगो एक जीनस है और जीनस के अंदर होते हैं बहुत सारे स्पीशीज। तो पूरे वर्ल्ड में करीब 300 से ज्यादा जो है यूस्टलैगो की स्पीशीज हैं और इनको कॉमनली स्मट फंजाई बोला जाता है क्योंकि जो इनका स्पोर्स रहते हैं वो जब एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे कि अभी आप इसी में पढ़ेंगे वीट या मेट जिसके भी इन्फ्लोरेसेंस को ये इन्फेक्ट करता है, तो लास्ट में जब बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं ना, आप देखेंगे अगर फील्ड में, तो अगर आप उसको छुएंगे तो ब्लैक जैसे कार्बन का चारकोल होता नहीं वैसे आपको देखने को मिलेगा, तो वही उसको स्मट बोलते हैं, इसीलिए इसको स्मट फंजाई बोलते हैं। ठीक, तो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्मट फंजाई। अब थर्ड जो है, ये जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स नहीं होते, मतलब ये पैरासाइट्स जो हैं, पैरासाइट्स में भी दो चीजें होती हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मैंने कई बार बताया है कि एक तो ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म होता है, एक फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स भी होते हैं उसी में, जो मेनली पैरासाइट्स की तरीके से बिहेव करते हैं और चांस मिलने पर वे सैप्रोफिटिक तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि अगर इनको होस्ट ही ना मिले तो ये फिर ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, जो जैसे लैब कंडीशंस में अगर आप जो भी है कल्चर मीडिया उस पर ग्रो कराना चाहेंगे तो ये ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट्स नहीं बोलते। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो होता है इनमें हॉस्टूरिया का फॉर्मेशन होता है, जो इसका माइसीलियम होता है ये सेल के अंदर नहीं होता, मतलब इंटरसेलुलर होता है, और फिर माइसीलियम के पे जो होता है वहां पे हॉस्टूरिया का फॉर्मेशन होता है जो सेल के अंदर जाता है और वो न्यूट्रिशन कैप्चर करता है। और खास बात ये है कि यूस्टलैगो जो होता है आर्टोशियस होता है, दैट मीन्स इसका जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है यूस्टलैगो को वो एक ही होस्ट पे कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको, जैसे आपने पक्सीनिया में पढ़ा है, आपको रिमाइंड करा दे कि वीट और बर्बेरी दो प्लांट है, दोनों प्लांट इसको चाहिए होता है, ठीक, तभी उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। पर यहाँ पे एक ही सिंगल होस्ट प्लांट पे, चाहे वीट कर लीजिए, राई कह लीजिए, उसी पे इसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक ही प्लांट पे दो प्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे प्लांट जिनको केवल एक ही होस्ट की जरूरत पड़े उनको हम आर्टोसियस बोलते हैं, और ऐसे प्लांट जिनको दो या दो से ज्यादा जो है होस्ट की जरूरत पड़े उनको हम हेट्रोसियस प्लांट हेट्रोसियस बोलते हैं, फंगस। ठीक, और ये जो है मेनली रिप्रोडक्टिव जो होता है फेज प्लांट का उस पे अफेक्ट करते हैं, दैट मीन्स फ्लावर्स या इन्फ्लोरेसेंस उसको ये अफेक्ट करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये कहाँ पे जो है इनका माइसीलियम वगैरह ग्रो करेगा, जैसे मान लीजिए ओवरी हो गया, स्टाइल हो गया, ये सब पोर्शंस पे। ठीक है, माइसीलियम की अगर हम बात कर लें, क्योंकि ये यूनिसेलुलर नहीं है तो इसका मतलब माइसीलियल है, मतलब मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये इनका माइसीलियम बढ़िया ब्रांच होता है, सेप्टेशन तो वहां पे मिलेगा ही मिलेगा, और ये इंटरसेलुलर होते हैं, जैसे कि कुछ आपने देखा था एरिसाइफेज के मेंबर जो थे, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह हो गए, तो वो क्या करते थे, होस्ट के सरफेस पे ग्रो करते थे, लीफ के अंदर नहीं जाते थे, पर ये अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, बाहर इनका माइसीलियम नहीं होता है, अंदर इंटरसेलुलर होते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के आपको माइसीलियम देखने को मिलेंगे जब आप इनका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। एक तो प्राइमरी माइसीलियम जो कि मोनोकैरियोटिक होता है, मतलब वहां पे एक ही टाइप का न्यूक्लियाई होता है या एक ही न्यूक्लियाई ही होता है। फिर बाद में दो अलग अलग स्ट्रेन के प्लस या माइनस स्ट्रेन के माइसीलियम आपस में फ्यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। उसके बाद जो होता है सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, वहां पे एक सेल के अंदर माइसीलियम में बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें जो एक सेल्स है उसमें दो दो न्यूक्लियस हो जाते हैं डाइकैरियोटाइजेशन के बाद, एक अलग टाइप का एक अलग टाइप का, मतलब एक प्लस स्ट्रेन का होगा एक माइनस स्ट्रेन का होगा। अब देखिए डाई जो कैरियोटाइजेशन प्रोसेस है आपका, ये 4 प्रोसेस से कंप्लीट हो सकता है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, क्योंकि यूस्टलैगो के अलग अलग स्पीसीज में ये प्रोसेस अलग अलग टाइप से होता है, इसीलिए 4 प्रोसेस मेनली नोन है। पहला
बाय फ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी व्हेन बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट। देखिए बेसिडियोस्पोर इसमें बनता है। बेसिडियोस्पोर क्या है अभी आप आगे पढ़ेंगे, जैसे कि मैं रिप्रोडक्शन वाले सेक्शन पे आता हूं, तो बस आप अभी ये ध्यान में रखिए, या इस चीज को बाद में पढ़िएगा जब मैं रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं तब आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जब रिप्रोडक्शन में पढ़ा दूंगा तभी आप इसको जान पाएंगे, पर अभी आप ऐसा नोट कर सकते हैं। जब बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करता है तो जब माइसीलियम उससे बनता है तो दो अलग अलग, एक प्लस टाइप का बेसिडियोस्पोर होगा, एक माइनस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर होगा, दोनों जर्मिनेट करेंगे। दोनों के हाइफा जो होते हैं जब फ्यूज करते हैं, एक वो डाइकैरियोटाइजेशन हो गया। ऐसा जो डाइकैरियोटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा वो यूस्टिलागोमेडिस जो स्पीसीज है उसमें आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एक क्या हो सकता है कि बेसिडियोस्पोर जो होता है जैसे ही ग्रो करता है, उस जर्म ट्यूब जैसे ही निकला रहता है वही आपस में फ्यूज कर जाए, तो ऐसा एक टाइप का डाइकैरियोटाइजेशन हो गया। ये होता है यूस्टिलागोहॉर्डियाई में। ठीक, तो दो, एक तो जब माइसीलिया बढ़िया बन जाए, दोनों बेसिडियोस्पोर बढ़िया से जर्मिनेट कर जाए, और एक फेज आएगा जब दोनों फ्यूज करें, ऐसा यूस्टिलागोमेडिस में। दूसरा क्या मैंने आपसे बोला, बेसिडियोस्पोर जैसे ही जर्मिनेट कर रहा हो तभी एक प्लस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर और माइनस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर दोनों ग्रो कर रहे हैं, जैसा ही जर्म ट्यूब निकला दोनों फ्यूज कर जाएं, तो उसमें डाइकैरियोटाइजेशन हो गया। थर्ड, कंजुगेशन बिटवीन बेसिडियोस्पोर। अब अगर बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट ही ना करें, दो अलग अलग बेसिडियोस्पोर आपस में डायरेक्टली फ्यूज कर जाएं, जैसा किसमें एग्जांपल देखने को मिलता है, यूस्टिलागो वाइलेसिया और यूस्टिलागो रिसेप्टिकुलेरम में, ऐसा दोनों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थर्ड टाइप का डाइकैरियोटाइजेशन हो गया। फोर्थ टाइप का, जब इन्फेक्शन थ्रेड बनते हैं, जब अभी आप देखेंगे क्लेमाइडोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो क्या बनता है वहां पे आपका प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम कह रहा हूं, उसको हम बोलते हैं प्रोमाइसीलियम। हाँ, प्रोमाइसीलियम बोलते हैं। तो प्रोमाइसीलियम पे ही आपका वो बेसिडियम बनता है, बेसिडियोस्पोर उसी पे लगते हैं। तो बेसिडियोस्पोर ना बन के वो डायरेक्ट जो बेसिडियम है, चार अलग अलग सेल होते हैं, वही आपस में फ्यूज कर जाएं, उसमें से इन्फेक्शन थ्रेड निकलता है, तो वैसा डाइकैरियोटाइजेशन। तो ये होता है आपका यूस्टिलागोट्रिटिसाई में। बस आप ये याद रखिएगा डाइकैरियोटाइजेशन चार टाइप का होता है, किसमें किस टाइप का होता है। ठीक है, और बेसिडियोस्पोर क्या होता है, प्राइमरी माइसीलियम क्या होता है, क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। तो होप कि ये ऊपर का चीज आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक, अभी इसको रखिए आप क्लियर, जैसे मैंने रिप्रोडक्शन खत्म करता हूं आप समझ जाएंगे। रिप्रोडक्शन पे आते हैं। अब जो इसका रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप से हो सकता है, मतलब क्लेमाइडोस्पोर से भी होता है, बेसिडियोस्पोर से भी होता है। बहुत सिंपल इसका लाइफ साइकिल है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है बस। ठीक है, बहुत बहुत क्लियर कट है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना रहता है। कैसे बना रहता है मैंने आपसे बोला, सबसे पहला चीज आप दिमाग में रखिएगा, बेसिडियोस्पोर होता है। बेसिडियोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं, उसमें एक ही टाइप का यूनिन्यूक्लिएट वो होता है। जब वो ये जो प्राइमरी माइसीलियम की बात कर रहा हूं, जब वो ग्रो करता है तो प्राइमरी माइसीलियम बनाता है, जो मोनोकैरियोटिक, क्योंकि उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। अब वो डाइकैरियोटाइजेशन होता है, इतने प्रोसेस से डाइकैरियोटाइजेशन होने के बाद सेकेंडरी माइसीलियम बन जाता है, और ये सेकेंडरी माइसीलियम क्या होता है, डाइकैरियोटिक होता है। इसी माइसीलियम की बात हो रही है, तो ये वाला प्रोसेस हो चुका है, जो भी स्पीसीज रहा हो, कि हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम हमारे पास है। अब जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है उसमें एक सेल में दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक प्लस स्ट्रेन के, एक माइनस स्ट्रेन में। अब वो क्या होते हैं, वो डिवाइड कर जाते हैं ईच सेल्स में। ठीक, और जो सेल्स रहते हैं वो कन्वर्ट, या आप कह लीजिए जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम के सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्लेमाइडोस्पोर में डायरेक्टली। क्लेमाइडोस्पोर में कुछ होता नहीं है, वही होता है बाइन्यूक्लिएट ही वो रहते हैं, बस उनका वॉल थोड़ा सा थिक हो जाता है, और टेरिनेटिंग बॉडीज होते हैं, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में वो वैसे के वैसे बने रहते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब वो ग्रो करते हैं। अब इसी क्लेमाइडोस्पोर को हम टेलेटोस्पोर भी बोलते हैं। टेलेटोस्पोर का आपने बड़ा नाम सुना होगा, कंफ्यूजन भी होती होगी आपकी। तो वो कुछ नहीं होते, इसी डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है इसी के सेल क्लेमाइडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम टेलेटोस्पोर बोलते हैं, ब्रांड स्पोर बोलते हैं, स्मट स्पोर बोलते हैं, स्मट बॉल बोलते हैं, या सोरस बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है टेलेटोस्पोर का नेचर कैसा होता है, तो आप हमेशा से क्या बताएंगे, बाइन्यूक्लिएट नेचर का होता है। ठीक, अब दो चीज और है क्लेमाइडोस्पोर के बारे में, इसके वॉल के बारे में, वो आप थोड़ा सा बस उसके वॉल के बारे में। क्लेमाइडोस्पोर का वॉल स्मूथ भी हो सकता है
या ऑर्नामेंटेड भी हो सकता है। स्मूथ किस पे मिलता है, जैसे यूस्ट्लागोहॉर्डाई का जो क्लोमाइडोस्पोर आपको मिलेगा उसका वॉल स्मूथ होता है, और जो यू मेडिस और यू ट्रिटिसाई का आपको मिलेगा वो ऑर्नामेंटेड होता है, मतलब ऑर्नामेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये कहानी खत्म, यही है क्लेमाइडोस्पोर, वो चल रही जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे अब इसका माइसिलियम था, इसने क्लेमाइडोस्पोर बना लिया, अनफेवरेबल कंडीशन आया तो वो आराम से पड़ा रहेगा 7-8 महीने, उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब फिर से ग्रो करके वो बना लेगा, ठीक। एक तो ये क्लेमाइडोस्पोर वाला कहानी खत्म हो गई, इसी में फ्यूज कर दीजिए बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर भी इसी से बनता है। अब देखिए, अब यही क्लेमाइडोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा फेवरेबल कंडीशन में, जर्मिनेट करने से पहले जो होता है, क्या होता है, बिफोर जर्मिनेशन, क्योंकि ये बाई न्यूक्लिएट होते हैं और मैंने आपसे बोला एक प्लस स्ट्रेन का एक माइनस स्ट्रेन का होता है, तो ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे और अब जो क्लेमाइडोस्पोर होगा वो क्या हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। डिप्लॉयड जब हो जाता है तब वो जर्मिनेट करता है, उससे पहले उसमें क्या होता है, डिप्लॉयड सेल से पहले जर्मोट्यूब निकलेगा, जर्मोट्यूब थोड़ा सा और बड़ा होगा तो उसको हम प्रोमाइसिलियम या बेसिडियम बोलेंगे, ठीक। अब क्योंकि ये डिप्लॉयड हो गया है, अब इसी जो प्रोमाइसिलियम बना, अब वहां पे क्या है, डिप्लॉयड सेल है, एक ही डिप्लॉयड सेल है। अब इस डिप्लॉयड सेल में एक बार मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे, ठीक। 4 हैप्लॉयड सेल में 2 प्लस स्ट्रेन के होते हैं और 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं, और जैसे ही 4 सेल बना, चारों के सेल के बीच में क्या हो, अरे 4 न्यूक्लियाई के बीच में सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल नहीं बना, 4 न्यूक्लियाई बना, ठीक। सेप्टा फॉर्मेशन होने के बाद सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका प्रोमाइसिलियम था, जहां पे केवल एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, उसमें मियोसिस होने के बाद वहां पे 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई हो गए और सेप्टेशन के बाद वो 4 सेल हो गए। अब 4 सेल होने के बाद थोड़ा सा उसमें चारों सेल में एक बड निकलता है, ठीक। अब इस बड को और जो सेल है इनके बीच के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्माटा बोलते हैं, जिससे दोनों सेल आपस में जुड़े होते हैं। अब इसमें से जो आपका वो है न्यूक्लियाई, इसमें माइटोसिस होता है, एक जो है न्यूक्लियस, एक तो इसी में रहता है जिसमें वो था, जो सेल में था, एक स्टिग्माटा के थ्रू उस जो बड स्ट्रक्चर निकला उसमें सेल चला जाता है। अब यही जो चारों आपके हैं, ठीक है, जिस 4 सेल थे, चारों सेल में बड होके एक स्ट्रक्चर बना, बड चारों बड में उसी सेल का माइटोसिस होकर, मतलब 1 से 2 न्यूक्लियाई बन के उसे चारों में एक एक न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये चारों जो हैं, फिर उसके बाद वॉल उसी बीच में फॉर्म हो जाता है। अब ये चारों के चारों बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं। अब ये कैसा हो गया इनका नेचर, ये बेसिडियोस्पोर हैप्लॉइड नेचर के हो गए। तो 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं, जिसमें से 2 प्लस स्ट्रेन का, 2 माइनस स्ट्रेन का। अब ये फर्दर ये बेसिडियोस्पोर बडिंग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने जैसे बेसिडियोस्पोर बना सकते हैं। लेकिन एक फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन में ही बेसिडियोस्पोर क्या होंगे, ये फिर नए होस्ट पे जाते हैं, विंड से डिसेमिनेट होके, और फिर ये जर्मिनेट करते हैं नए प्लांट पे, और जब सूटेबल उनका मिल जाएगा सरफेस, वहां पे ग्रो करेंगे और ये फिर से प्राइमरी माइसिलियम बना देते हैं। प्राइमरी माइसिलियम मोनोकैरियोटिक होता है क्योंकि ये हैप्लॉइड ही थे, तो एक ही न्यूक्लियाई है। अब फिर उसी में प्राइमरी माइसिलियम डाइकैरियोटिकेशन कर लेता है और फिर डाइकैरियोटिक माइसिलियम बन गया। अब फिर से डाइकैरियोटिक माइसिलियम से स्टोरी फिर से यहीं पहुंच गई, डाइकैरियोटिक माइसिलियम से। अब फिर क्लेमाइडोस्पोर बनेगा, फिर क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो वहां पे मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, फिर बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करके, यही इसका प्रोसेस है। इससे इनकी प्रोजेनी बढ़ती रहती है और ये प्लांट को इन्फेक्ट करते रहते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे छोटा सा आपके लिए डायग्राम बनाया है, ये देखिए। मान लीजिए यहाँ बेसिडियोस्पोर से स्टार्ट कर, बेसिडियोस्पोर्स था, ये भी है हैप्लॉइड दोनों। इसका देखिए मैंने सफेद से कलर किया, व्हाइट से कलर किया, इसका ब्लैक से न्यूक्लियाई कलर किया है। ये दोनों मान लीजिए एक ही प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक। ओवरी को ही मान लीजिए इन्होंने इन्फेक्ट किया, किसी प्लांट का बार्ले ले लिए, मेज ले लिए, वीट ले लिए, ठीक, उस पे ग्रो कर रहे हैं। ये दोनों माइसिलियम बनाएंगे, इसको प्राइमरी माइसिलियम बोलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा जो निकला है, अब प्राइमरी माइसिलियम किसी एक स्टेज में दोनों फ्यूज कर जाएंगे, जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम बना लेंगे। अब माइसिलियम जो होगा वहां पे इसका न्यूक्लियर दोनों आ गए। अब इसको हम डाइकैरियोटिक माइसिलियम बोलते हैं, इसको सेकेंडरी माइसिलियम भी बोलते हैं। अब कोई एक स्टेज आएगा जब इनका वॉल थिक हो जाएगा और एक क्लेमाइडोस्पोर बना लेंगे। ये एक एक अलग या बाइन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है। अब मैंने आपसे बोला जब ये जर्मिनेट करने के स्टेज पे आएंगे तब ये फ्यूज होगा इनका न्यूक्लियस। अब ये डिप्लॉयड हो गया। अब ये आपका क्लेमाइडोस्पोर ही है, ये जर्मिनेट करके प्रोमाइसिलियम बनाएगा। मान लीजिए इसके नीचे के हिस्सा वाला यही था, थोड़ा सा ग्रो करके ये प्राइमरी प्रोमाइसिलियम बना। प्रोमाइसिलियम में
इसी का जो था न्यूक्लियस 4 भागों में, मतलब मियोसिस के बाद 4 बन गए। अब 4 बन गए, 4 इसी में होंगे आपके, 2 व्हाइट 2 ब्लैक। इसके बाद इसी में बड निकला, 4 बड निकला, और फिर जब माइटोसिस हुआ एक एक सेल का, उससे जो न्यूक्लियाई बना इसमें चले आया, और फिर ये टूट के बेसिडुअल रिलीज हो जाते हैं, फिर ये इन्फेक्ट करते हैं। यही इनका लाइफ साइकिल है जो मैंने ऊपर आपको पूरा इसमें सेंटेंसेस में बताया था। ठीक, तो ये हो गया जनरल कैरेक्टर, ये डाइकैरोटिनेशन का प्रोसेस, ये रिप्रोडक्शन। ठीक, ये सारी कहानी हो गई। अब देखिए कुछ चीजें आप पढ़ लीजिए। सभी जो होता है बेसिडियोस्पोर बनाते हैं यूस्टिलागो के सारे स्पीसीज, केवल एक को छोड़ के, यूस्टिलागो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई। जहां पे जो प्रोमाइसीलियम है, प्रोमाइसीलियम किससे बना, ये इससे जो निकलता है प्रोमाइसीलियम, ये डायरेक्टली इन्फेक्शन थ्रेड करके नए होस्ट को वो कर देता है, इन्फेक्ट करता है। इसमें बेसिडियोस्पोर नहीं बनता है। ठीक, अब देखिए, अब स्मट, ये तो स्मट है, 2 टाइप के स्मट होते हैं, एक कवर्ड स्मट, एक लूज स्मट। कवर्ड स्मट को सीडलिंग इन्फेक्शन बोलते हैं, लूज स्मट को ब्लॉसम इन्फेक्शन। ब्लॉसम मतलब फ्लावरिंग के टाइम का इन्फेक्शन। ठीक है, कैसे, देखिए कवर्ड स्मट और लूज स्मट में अंतर क्या है, 2 टाइप के इसमें होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये डिजीजेस वही करते हैं। अभी नीचे टेबल भी है, ये मैंने आपको दिखाया नहीं, ये कि लूज स्मट और कवर्ड स्मट ये डिजीज कॉज करते हैं। अभी तो मैंने केवल आपको सिंपली यूस्टिलागो के बारे में बता दिया। अब कैसे आप जानेंगे क्या है लूज स्मट, क्या है कवर्ड स्मट, और किसमें किसमें होता है ये कुछ नहीं है। ये जो क्लेमाइडोस्पोर बना, अब ये जैसे मैंने आपसे बताया, ओवरी को इन्फेक्ट करेगा, ओवरी को इन्फेक्ट करेगा, ओवरी में ही प्लांट के जो होगा फ्लावर के माइसीलियम बनेगा, उसी में क्लेमाइडोस्पोर का जर्मिनेशन होगा। अब क्या होता है कवर्ड स्मट और लूज स्मट में अंतर, कि अगर जो क्लेमाइडोस्पोर जब बना तो ओवरी का जो वॉल है वो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक, तो क्लेमाइडोस्पोर उसी में रहते हैं और उसको हम कवर्ड स्मट बोलते हैं। और उसमें जब सीड भी बन जाता है, सीड तो ओव्यूल से बनेगा ना, ये तो ओवरी तो फ्रूट वॉल बनाता है, तो वॉल में क्लेमाइडोस्पोर रहेगा, और क्योंकि वो जो कवर रहता है वो उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करता है, उसी में ये क्लेमाइडोस्पोर आपका रहेगा। और जब भी आपका सीड बन जाएगा, सीड के साथ ही वो उसमें रहेगा क्लेमाइडोस्पोर। जब आप अगले बार फिर से उस सीड को जमीन में सो करेंगे, बोएंगे, तो वो उसी में क्लेमाइडोस्पोर फिर जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो इसीलिए इसको कवर्ड स्मट को सीडलिंग इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्लेमाइडोस्पोर उसी में रहेगा, जब आप उसी सीड को बोएंगे, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, फिर से क्लेमाइडोस्पोर जनरेट करके बेसिडियोस्पोर बना देगा। ठीक है, और लूज मट को ब्लॉसम इन्फेक्शन क्यों बोलते हैं? अब लूज मट क्या है पहले ये समझ लीजिए। यही क्लेमाइडोस्पोर जब ओवरी के वॉल में बनता है, तब वो क्या करता है, ओवरी के वॉल को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, और जब खत्म कर देगा, क्लेमाइडोस्पोर ही बचेगा, तो वो एक्सपोज हो जाते हैं, और जब हवा चलती है तो उड़ जाते हैं, इसलिए उसको लूज मट बोलते हैं। तो कोई भी पूछे आपसे यूस्टिलागो में कवर्ड मट लूज मट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जब यही क्लेमाइडोस्पोर वगैरह बनते हैं, अगर ओवरी के वॉल को डिस्ट्रक्ट कर देता है, तब तो लूज मट बोला जाता है, क्योंकि वो लूज होते हैं, और जब वो डिस्ट्रक्ट नहीं करते थे तो कवर्ड मट होते हैं। अब जब कवर्ड मट रहेगा, मतलब उसका वॉल का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, सीड के साथ ही रहेगा। ठीक, और इसलिए उसको सीडलिंग इन्फेक्शन बोलते हैं। और लूज मट कब बोलेंगे, जब एपिडर्मिस डिस्ट्रक्ट हो जाए, वो फिर कब करेगा, ऐसे क्लेमाइडोस्पोर रिलीज हो जाएंगे और तब जर्मिनेट करेंगे फेवरेबल कंडीशन में, और जब फ्लावरिंग कंडीशन में प्लांट रहेगा उसको अलग से इन्फेक्ट करेंगे ब्लॉसम कंडीशन में। ओके, तो ये हो गया सारी कहानी। तब स्मट 2 टाइप के होते हैं, लूज कवर्ड, स्पोर्ट कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन विच बर्ड्स एट अ टाइम ऑफ फ्लावरिंग। ये लूज मैंने बोला ना, कि जो स्पोर होते हैं थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाते हैं, जो कि टूट जाता है फ्लावरिंग के टाइम पे। और कवर्ड क्या होते हैं, स्पोर रिमेन कवर्ड बाय मेम्ब्रेन विच बर्ड्स एट अ टाइम ऑफ थ्रेशिंग। ये जब हम थ्रेशिंग वेशिंग करते हैं तब ये टूटता है, और सीड के साथ ही स्पोर बहुत सारे चले जाते हैं। अब देखिए 2 चीज आप याद रखिएगा, ये आपके डिजीजेस है, क्या ये डिजीज कॉज करता है, किसमें कॉज करता है। वीट एंड मेज इन्फेक्ट बाय ओनली लूज मट, ओट और बार्ले दोनों के दोनों से होते हैं। ये आप याद रखेंगे कि वीट जो प्लांट है और जो आपका मेज प्लांट है, इसमें जो डिजीज लगती है वो लूज मट ही होता है, और वहीं ओट और बार्ले जो प्लांट है, इसमें लूज मट और कवर्ड मट दोनों टाइप के डिजीजेस होते हैं। अब देखिए वीट, जिसका नाम है, साइंटिफिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, इसको डिजीज यूस्टिलागो कौन सा स्पीसीज करता है, न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई। तो मैंने आपसे बोला वीट और मेज जो कि मोस्ट पॉपुलर है, वीट और मेज आप खाते हैं पॉपुलर, तो आप समझ लीजिए जो आप खाते हैं उसमें लूज होता है। ओट और बार्ले आप कम खाते हैं,
इसमें कवर्ड होता है, इससे आप याद रखिएगा। ठीक, तो वीट में यूस्लागोनिउडावार ट्रिटिसाई लूसमट, मेज में यूस्लागोनिउडावार मेडिस लूसमट। इसका नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, तो ट्रिटिकम से ट्रिटिसाई, मेड्स जिया मेड्स से मेडिस, ये आप नहीं भूलेंगे। ओट में क्या करता है, यूस्लागो अवेनी लूज मट कॉज करता है और यूस्लागो कोलारी कवर्ड मट कॉज करता है, तो ये भी आप नहीं भूलिएगा। बार्ले में यूस्लागो न्यूडावार हॉर्डाई लूज, यूस्लागो हॉर्डाई कवर्ड। ठीक, तो ये हॉर्डियम वल्गेर, ये भी आप नहीं बोलेंगे, हॉर्डियम नाम है इसका बार्ले का, हॉर्डाई हॉर्डाई दोनों, एक लूज एक कवर्ड। दूध ग्रास में यूस्लागो साइनोडोंटिस लूज स्मार्ट और शुगर केन में यूस्लागो साइटामिनी कवर्ड। ठीक है, तो ग्रासेस में आप देखेंगे ये भी कॉमन आपको फील्ड में मिल जाता है। ठीक, ब्लैक कलर का आपको सूटी दिखेगा। तो ये था शुगर केन का नाम सैक्रमाइसिस सिनेरम और दूध ग्रास का नाम साइनोडोन डक्टिलम। तो ये था आपका पूरा यूस्लागो पे लेक्चर शॉर्ट नोट, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट में मैं पक्सीनिया लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।